मेंटल इलनेस क्या होता आज भी अगर हम बाहर जाएं और किसी से रैंडमली पूछे कि हमें मेंटल इलनेसेस के नाम बताओ, तो आई थिंक सब डिप्रेशन एंजाइटी बता पाएंगे, पर तीसरा नाम कोई बता ही नहीं पाएगा। हर मेंटल इलनेस को पागलपन कह देता है। लोगों में दो चीज़ होती है, एक तो डिप्रेशन होता है, एक नॉर्मल सैडनेस होती है। आपको किसी से मिलने का, बात करने का मन नहीं करता। डिप्रेशन का एक ट्रायड होता है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस। किसी को प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी उसको डिप्रेशन हो सकता है। सो वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कई बार हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं। थायराइड लेवल्स ऊपर नीचे होने की वजह से भी डिप्रेशन के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आलसी इंसान वो होता है जिसके अंदर क्षमता है काम करने की, पर वो करना नहीं चाहता। क्या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जिसको जैसे साथ वाले दोस्त हो गए, सोसाइटी में लोग देख के पहचान सके कि यार ये डिप्रेशन के या सुसाइड के सिम्टम लग रहे हैं? या ये तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। एंजाइटी क्या होती है? प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट होता है बॉडी में, जिसको हम फ्रीज, फ्लाइट, फाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, है ना। तो वो जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में उस समय जनरेट होता है, वो एंग्जाइटी है। शाइनेस होती है, ये हाँ। सोशल एंजाइटी का पार्ट है या अलग है? तो शाइनेस एक इंसान का पर्सनालिटी का ट्रेट है। तो स्किज़ोफ्रेनिया को हिंदी में बोला जाता है मनोविच्छिन्नता। आपकी जो भी इंद्रियां है उनमें से किसी में भी आपको सेंसेशन होना जो एग्जिस्ट नहीं करते। सो इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये एक भ्रम है। जिन कामों में आपको पहले मजा आता था अब नहीं आता, इसको हम बोलते हैं एनहेडोनिया। इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज। दुनिया में 1% ऑफ द पॉपुलेशन को स्किज़ोफ्रेनिया है। ECT एक गर्भवती महिला के लिए भी सेफ है। कुछ लोग ओसीडी के थॉट्स को इग्नोर कर देते हैं, तो सही है या गलत है इग्नोर करना? OCD भी एक मेंटल इलनेस है जिसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये हैबिट है या फिर सीरियस इलनेस है? कुछ लोग घंटे लगा देते हैं हाथ धोने में या नहाने में। 11th क्लास से लेके अब तक की सारी बुक्स जमा कर रखी है, ऐसे लगता है कभी पढ़ूंगा। ये इलनेस है या फिर ये नॉर्मल? तो अब ये एक हैबिट नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। तो कंपल्शन क्या हो गया, जाके मैं बार बार चेक करूंगी कुंडी लगी है या नहीं। कई लोग मास्टरबेट करते हैं उसके बाद, ये OCD का एक सिम्टम हो सकता है। कुछ लोगों को रिलीजियस थॉट्स आते हैं, उनका कंपल्शन ऐसा होता है कि मुझे 10 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा, 3 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नंबर्स भी गिनते हैं वो लोग, ये भी फिक्स हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो चुपचाप हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करता रहता है। वो है मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, स्लीप प्रॉब्लम्स, ये सब वर्ड्स हम रोज़ सुनते हैं, लेकिन इनके पीछे का असली साइंस और असली वजह हमें पता नहीं है। इसीलिए हमने इन्वाइट किया है एक साइकाट्रिस्ट को, जिनका नाम है डॉक्टर गार्गी कुकरेजा। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू सर मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी डॉक्टर बनने की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सो मेरी जर्नी बचपन में एक इंस्पिरेशन से स्टार्ट हुई, जो मैंने मेरे चाचा, वो उनकी जनरेशन के पहले डॉक्टर थे हमारे परिवार में, उनसे मैं इंस्पायर हुई। मैंने उन्हें देखा किस तरीके से मेहनत करके वो डॉक्टर बने, उन्होंने इतना नाम कमाया, तो मैं भी वैसा बनना चाहती थी। और फिर मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी, बायोलॉजी अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने डॉक्टर बनना चाहा। इसमें भी आपने जो फील्ड चूज किया है साइकेट्री, इसके पीछे क्या कहानी है? मैं मन को समझना चाहती थी, लोगों के मन में क्या चल रहा है, मन में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उसमें मुझे क्यूरियोसिटी थी, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया। एंड सेकेंडली मुझे ये पता था कि इस ब्रांच में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको इतनी। एक बार जब आपकी डिग्री आ गई, आपको बस एक पेन, पेपर और टेबल चाहिए और आप स्टार्ट कर सकते हो कहीं पे भी। तो इसलिए मैंने साइकाइट्री चूज़ किया। तो अभी आपके जैसे परिवार वाले रहे, रिश्तेदार रहे, तो आपको देख के से जज करते होंगे कि यार ये तो अपने बारे में सब जानती है, शक्ल देख के। हाँ, ऐसा सब सोचते हैं कि साइकाइट्रिस्ट चेहरा पढ़ सकते हैं, अंदर की बातें जान लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हमें भी काफ़ी बात करनी पड़ती है, सब समझना पड़ता है, हिस्ट्री जाननी पड़ती है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसके बाद ही हम समझ पाते हैं। कोई ऐसे मैजिकल पावर नहीं है। अभी आपके पास किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? हर प्रकार के पेशेंट्स हर एज ग्रुप में आते हैं, बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक। सो बच्चों में जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आता है ऑटिज्म, ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, और बच्चों में भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, OCD, ये सब फोबिया, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। फिर एडल्ट्स में तो हमें पता ही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, और आजकल एडिक्शन बहुत कॉमन है। सब्सटेंस एडिक्शन तो है ही, अल्कोहल, कैनबिस,
जो हम सब जानते हैं, उसके अलावा बिहेवियरल एडिक्शंस जिसमें गेमिंग डिसऑर्डर, गैम्बलिंग डिसऑर्डर, इंटरनेट एडिक्शन, ये सब केसेस भी आजकल आते हैं। और ओल्ड एज में डिमेंशिया, भूलने की बीमारी जिसे कहते हैं, वो वाले पेशेंट्स हम देखते हैं। आपने सबसे पहले एक वर्ड यूज़ किया, मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या होती है? सो मेंटल इलनेस हमारे मन की, हमारे दिमाग की परेशानी, उससे रिलेटेड बीमारी को कहते हैं। सो इसमें कोई भी चीज़ जो हमारे व्यवहार को, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उन सबको अफेक्ट करती है। हमारी सोच को, हमें किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, उनको अफेक्ट करती है। और इन सब चीज़ों की वजह से हमारे दिन की सारी एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती है। हमारी जॉब, हमारे रिलेशंस, हमारी भूख, यहाँ तक कि हमारी नींद। और नींद और भूख सबसे पहले अफेक्ट होने वाली चीज़ें हैं इन सब चीज़ों की वजह से। सो आप देख रहे हो, हमारे एक माइंड की प्रॉब्लम से हमारे पूरे शरीर में उसका असर होता है। सो वो प्रॉब्लम्स जो माइंड से स्टार्ट होती हैं, उन्हें हम मेंटल इलनेसेस कहते हैं। ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को रहती है, लेकिन बात नहीं करते, डरते हैं बात करने से, वीकनेस समझते हैं इसको। ऐसा क्यों? सो सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हमारे देश में, इवन दुनिया में। मेंटल इलनेस से रिलेटेड अवेयरनेस की कमी है। आज भी अगर हम बाहर जाएं और किसी से रैंडमली पूछे कि हमें मेंटल इलनेसेस के नाम बताओ, तो आई थिंक सब डिप्रेशन, एंग्जाइटी बता पाएंगे, पर तीसरा नाम कोई बता ही नहीं पाएगा। तो हाँ, हमें जानने की ज़रूरत है कि मेंटल इलनेस बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, बहुत सारे एज ग्रुप्स में होती है। सेकेंडली, स्टिग्मा। तो बहुत स्टिग्मा है इनको लेके, मेंटल इलनेस को लेके। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अवेयरनेस नहीं है, नाम नहीं पता होते इलनेसेस के, तो आम आदमी हर मेंटल इलनेस को पागलपन कह देता है। और हम जानते हैं कि ये जो टर्म है पागल, ये अच्छा नहीं माना जाता है सोसाइटी में। तो लोग जिनको फील हो रहा होता है कि हमारा मन अच्छा नहीं है, कुछ अलग हो रहा है, नींद नहीं आ रही, वो खुल के बताने में भी कतराते हैं, झिझकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमें शायद पागल कह दिया जाएगा। तो लोग शेयर करने से डरते हैं और डॉक्टर से मदद मांगने में भी डरते हैं, इसी स्टिग्मा की वजह से कि हमें सोसाइटी में साइडलाइन कर दिया जाएगा, हमें पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया नहीं जाएगा, यही सोच के कि ये इंसान तो पागल है, हमसे लोग डरने लगेंगे। इसी स्टिग्मा और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग ऐसा सोचते हैं कि मेंटल इलनेस एक वीकनेस है, इसलिए हमें इसके बारे में किसी को बताना नहीं है, हमें साइडलाइन कर दिया जाएगा या हमें काबिल नहीं समझा जाएगा समाज में किसी भी काम के लिए। लोगों में दो चीज़ होती है, एक तो डिप्रेशन होता है, एक नॉर्मल सैडनेस होती है। कैसे पता करें कि वो भी दुखी है या फिर वो डिप्रेशन में है? सो नॉर्मल सैडनेस या सैडनेस की बात करें तो ये एक इमोशन है। सो ये एक नॉर्मल इमोशन है जो हम सब फील करते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत हो गया या हमें कुछ लॉस हो गया, कुछ चीज़ का बुरा लग गया, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन डिप्रेशन सैडनेस से अलग है। तो सैडनेस डिप्रेशन का एक पार्ट है, बट डिप्रेशन एक वो मानसिक बीमारी है जिसमें आपको सैडनेस निरंतर रहती है, आपको कंटिन्यूसली रहती है। और हम इसका अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखें तो कम से कम 14 दिन तक कंटिन्यूसली हर रोज़ आपको लो फील हो रहा है, आपका मन अच्छा नहीं हो रहा है, आपको रोने की इच्छा हो रही है। इसके साथ साथ डिप्रेशन में और भी लक्षण होते हैं, जैसे आपको जिन कामों में पहले रुचि थी, मज़ा आता था करने में, अब आपका बिल्कुल मन ही नहीं करता वो करने का। आपको किसी से मिलने का, बात करने का मन नहीं करता। आपकी नींद पे असर हो जाता है, आपको नींद आने में बहुत टाइम लगता है, या वो टूट टूट के आती है, या सुबह जल्दी खुल जाती है। आपकी भूख पे भी असर होता है, या तो आप स्ट्रेस ईटिंग करते हो, बहुत ज़्यादा खाने लगते हो, या फिर डिप्रेशन में ये भी देखा जाता है कि आपको भूख ही नहीं लगती है, तो आपका वज़न भी फिर चेंज होने लगता है। फिर हम आपके विचारों की बात करें तो आपके विचार थोड़े नेगेटिव की तरफ होने लगते हैं, है ना, आप सब चीज़ों में नेगेटिविटी देखते हो। तो डिप्रेशन का एक ट्रायड होता है ना, उसमें 3 चीज़ें होती है, जिसमें होता है होपलेसनेस, कि आपको कोई उम्मीद ही नहीं है कि कुछ अच्छा होगा। हेल्पलेसनेस, ऐसा सोचना मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं हेल्पलेस हूँ। और वर्थलेसनेस, मैं किसी काम का नहीं हूँ। इस प्रकार के विचार डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका सब मोटिवेशन चला जाता है कुछ भी नया करने का, कुछ भी स्टार्ट करने का, और वो बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो इस वजह से उनके काम पे भी बहुत असर पड़ता है, उनकी डेली परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है, उनको बहुत गिल्ट फील होता है। और इसके चलते चलते जैसे जैसे डिप्रेशन सिवियर होता जाता है तो आपको मरने के विचार भी आ सकते हैं, जिसे हम सुसाइडल थॉट्स बोलते हैं। तो
ये सब जब लक्षण देखने को मिलते हैं उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और ये इसमें हमें टाइमली हेल्प ले लेनी चाहिए, नहीं तो काफ़ी गंभीर हो सकते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस। क्या ऐसे भी होता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी उसको डिप्रेशन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा स्ट्रेस होना चाहिए या प्रॉब्लम होनी चाहिए तभी आपको डिप्रेशन होगा। सो कई बार जेनेटिक्स भी रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो आप ज़्यादा वल्नरेबल होंगे डिप्रेशन के लिए, क्योंकि वो जेनेटिक्स का रोल है, वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे लोगों में। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो हमारे दिमाग में कुछ रसायन होते हैं, जैसे आपने शायद नाम सुना होगा सेरोटोनिन, डोपामीन की हम बात करते हैं, है ना। तो ये रसायन का डिसबैलेंस हो जाता है कई बार। तो इस डिसबैलेंस की वजह से हमारे मूड पे अफेक्ट पड़ता है। जो अभी हमने लक्षण डिस्कस किए वो सब हमें महसूस होने लगते हैं। सो वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कई बार हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे हम थायराइड की बात करें तो थायराइड डिसऑर्डर्स में थायराइड लेवल्स ऊपर नीचे होने की वजह से भी डिप्रेशन के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो कई बार मेडिकल कॉजेज़, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, रसायनों का डिसबैलेंस और जेनेटिक्स, इन सब की वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। क्या ऐसे होता है कि अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो वो थोड़ा आलसी हो जाता है, ऐसे बिल्कुल उसको काम करने का मन नहीं करता किसी चीज़ में, ऐसा होता है? डिप्रेशन जिस इंसान को हो रहा होता है वो कई बार खुद को आलसी समझता है, या उसके घर वाले उसको बोलने लगते हैं कि ये तो आलसी हो गया है, ये पूरा दिन पड़ा रहता है, ये कुछ काम नहीं करता है। पर सच बात ये है कि ये वो इंसान आलसी नहीं है। तो आलसी इंसान वो होता है जिसके अंदर क्षमता है काम करने की पर वो करना नहीं चाहता, है ना। लेकिन डिप्रेशन वाला इंसान की क्षमता ही डिप्रेशन ले लेता है उससे। करना चाहता है लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं है। एग्जैक्टली तो वो डिप्रेशन ऐसी बीमारी है, ऐसी कंडीशन है जो आपको आपकी सारी एनर्जी को सोख लेती है, आपकी क्षमता को ही ले लेती है। आपको ऐसा लगता है मेरे हाथ पैर इतने भारी हैं, मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है कुछ काम करने की। तो वो उसका आलस नहीं है, वो उसकी बीमारी है जो उसको काम करने नहीं दे रही है। दूसरी चीज़, जैसे हमने डिस्कस किया कि इंसान का अंदर से मोटिवेशन ही चला जाता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, हमें हमें मोटिवेशन होता है ना, आज हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, तो हम बढ़िया तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं, तैयारी करते हैं। उस इंसान को रुचि ही नहीं रहती किसी चीज़ में, मोटिवेशन ही चला जाता है। तो उसके लिए जो बेसिक दिन के काम हैं, सुबह उठ के नहाना, तैयार होना, खाना खाना, वो सब भी करने का मन नहीं करता है। डिप्रेशन कब सुसाइड तक जा सकता है? जैसे कि हमने बात करी, अगर डिप्रेशन को इग्नोर किया जा रहा है बहुत टाइम तक, है ना, कि आप लो फील कर रहे हो, आपकी नींद अफेक्ट हो रही है, आपका खाना पीना अफेक्ट हो रहा है, और आप नेचुरली परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे आपके वर्क प्लेस पे, और इवेंचुअली वो फिर गिल्ट फील होने लगता है क्योंकि ना आप अपने प्रोफेशनली परफॉर्म कर पा रहे हो, आपके रिलेशंस अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपको फ्रेंड से मिलने का मन नहीं करता, आप अपनी फैमिली से भी कट ऑफ करते जाते हो, बात कम करते हो, तो वो लोग भी फिर बोलने लगते हैं कि बात नहीं कर रहे हो, तो आपका गिल्ट बिल्डअप होता रहता है। फिर आपको होपलेस फील, वर्थलेस फील हो रहा है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, आगे ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये सब धीमे धीमे बिल्ड होते होते इंसान को ऐसा लगने लगता है कि मेरे जीवन में कुछ जीने जैसा बचा नहीं है, जीवन का कोई कारण नहीं है, कोई रीज़न नहीं उनको दिखता जीने का। तो ऐसे धीमे धीमे उनके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आने लगते हैं कि इससे अच्छा तो, ऐसे जीवन जीने से अच्छा है कि मैं जीऊँ ही नहीं, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से मरने के विचार आने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और ये कंडीशन एक सिवियर बोलते हैं हम, जब ऐसे विचार आने लगे तो वो डिप्रेशन सिवियर है और इसमें तुरंत मदद लेने की ज़रूरत है। क्या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जिसको जैसे साथ वाले दोस्त हो गए, सोसाइटी में लोग देख के पहचान सके कि यार ये डिप्रेशन के या सुसाइड के सिम्टम लग रहे हैं इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लक्षण हैं। सो आप जानते हो किसी इंसान को कि नॉर्मली वो कैसा रहता है, सो आपको सबसे पहले दिखने लगता है कि उसके बिहेवियर में थोड़े चेंजेस आने लगते हैं, ना। जैसे इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा रहने लगता है, उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है ना। या फिर ऐसा लगेगा कि वो इंसान पहले खूब बात करता था, अभी बड़ा शांत शांत सा हो गया है, बात ही नहीं कर रहा है। हमें कभी कभी चेहरे पे भी दिखता है कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मायूस रह रहा है, या उनको रोना आ जाता है छोटी छोटी बातों पे, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये छोटे छोटे उनके बिहेवियर में चेंजेस दिखने लगते हैं, है ना, कट ऑफ होने लगते हैं वो पार्टिसिपेशन से। फिर हमें उनकी जैसे वेट चेंज होता है कि खाने कम लग रहा है, बहुत वेट लॉस हो गया या वेट गेन हो गया, ये भी दिखता है। फिर उनकी नींद कम होने लगती है,
उनके काम में भी हमें असर दिखने लगता है, वर्क से एब्सेंट हो रहे हैं या वर्क में लेट आ रहे हैं या कंसंट्रेट करके काम, पहले बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी होती थी, अभी वो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है ना। फिर हम उनसे बैठ के बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि वही उनका चीज़ों को लेके ना बड़ा नेगेटिव सा व्यू रहता है कि स्टार्ट ही नहीं करना कोई काम, या ये तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा, या मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें जब आपको देखने को मिलती हैं तो ये छोटे छोटे साइंस हैं जिन्हें हम कैच कर सकते हैं। हो सकता है कि वो इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऐसे होता है कि मुझे कल सुसाइड करना है, उससे पहले वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पार्टी करते हैं, फैमिली को पूरा टाइम देते हैं प्रॉपर, और फिर सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा हम्म, होता है कई बार। ऐसा हो सकता है, बट डिप्रेशन वही है, ये कोई 1 या 2 दिन में होने वाला कंडीशन नहीं है। हम्म। ये चलता आ रहा होता है कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, हो सकता है कुछ सालों से भी। हम्म। तो इसीलिए भले ही वो 1-2 दिन पहले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे नियर वंस होते हैं, जो हमें रोज़ देख रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, वो कुछ दिन पहले तो ऑब्जर्व कर ही लेंगे कि कुछ टाइम से कुछ बिहेवियर में चेंज था, उनके सोने के, उनके ईटिंग पैटर्न्स में चेंज था, उनके काम प्रोडक्टिविटी में चेंज था, या जिस तरीके से वो बात कर रहे थे उसमें चेंज था, और फिर एकदम से पार्टिसिपेशन होने लगा। तो अगर कोई इंसान क्लोज है तो वो जान जाएगा कि कुछ तो डिफरेंस पहले चल रहा था। तो अगर हम अवेयर हैं, अवेयरनेस है, तो हम उसे पहले कैच कर लेंगे और हम उस इंसान को उससे बात करके डायरेक्टली पूछ के भी कि ठीक नहीं लग रहा है क्या, कुछ सोच रहे हो क्या, बात करके उसको कन्फ्रंट करके और प्रोफेशनल हेल्प लेके बचाया जा सकता है, उस चीज़ को रोका जा सकता है। बट कई बार न्यूज़पेपर या अपन कहीं पे देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसमें ऐसे सुनने में आता है या देखने में आता है कि फ्रेंड्स बाद में बोलते हैं कि नहीं, कल तक तो ठीक था, हमारे साथ बैठा हुआ था बढ़िया, कोई हम्म। दिक्कत नहीं थी, हमें हम्म। बताया भी नहीं, पार्टी कर रहा था, हम्म। सुसाइड तो ही नहीं कर सकता। ऐसा भी होता है जिसे हम हिडन डिप्रेशन बोलते हैं, या हम स्माइलिंग डिप्रेशन बोलते हैं, जिसमें इंसान लोगों के सामने, दुनिया के सामने हंसता है, मुस्कुराता है और बातचीत भी सही करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उस इंसान के अंदर वो डिप्रेशन पनप रहा होता है ना। उसके विचार, वो सैडनेस फील करना, उदासी होना, मायूसी महसूस वो करता है। उसके मन में जो विचार होते हैं वो भी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो जायज़ सी बात है, उसने बहुत सोच चुका होगा वो अपने साथ ही बैठ के इन सब चीज़ों के बारे में, भले ही उसने दुनिया से ये चीज़ बात ना करी हो। तो अब इसमें बिल्कुल ये डिफ़िकल्ट है इसको रिकॉग्नाइज़ करना, क्योंकि वो ऐसे लोग यूजुअली अकेला विड्रॉ होने लगते हैं और अकेले ज़्यादा रहते हैं। जब वो दुनिया के सामने होते हैं तब वो ठीक होते हैं, बट जब वो अकेले होते हैं तब उनके साथ ये सब चल रहा होता है। तो उसमें उस इंसान को अपने लिए मदद मांगे, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करे कि ये मैं नहीं हूँ, ये एक बीमारी है जो मुझे ये सब फील करवा रही है, जिसकी वजह से मेरी सोच ऐसी हो रही है। तो वो इंसान अपने लिए एक कदम उठा ले, मदद मांग ले किसी से। तो दूसरों के सामने ठीक है वो कोशिश कर रहा है ना पता चले, बट ठीक है किसी न्यूट्रल इंसान, जैसे कोई डॉक्टर है, हम है, साइकाइट्रिस्ट है, हमारे पास आके मदद मांग ले, तो हम उस चीज़ को बदल सकते हैं। अगर किसी में डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करके क्या करना चाहिए? मदद लेनी चाहिए, तुरंत मदद लेनी चाहिए। तो अब जैसे हमने डिटेल में बात करी कि कई बार डिप्रेशन, उसमें आपकी मन तो उदास होने लगता है, कई बार जो सबसे पहला साइन हम पकड़ते हैं, हम खुद में देखते हैं, वो ये है कि यार नींद नहीं आ रही है ठीक से। मैं रात को लेटती हूँ सोने के लिए और मुझे विचार आते रहते हैं कंटिन्यूअसली, किसी चीज़ की टेंशन है, स्ट्रेस है, वही दिमाग में घूमता रहता है, रात में नींद बार बार खुल रही है, सुबह उठ रही हूँ तो मुझे फ्रेश ही नहीं फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी भी बॉडी में थकान है। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, है ना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हॉबीज़ अपनी प्रैक्टिस करूँ, मूवी देखने चली गई, दोस्तों से मिल लिया, फिर भी अच्छा ही नहीं लग रहा है, मन अंदर से कुछ उदास है, हर छोटी बात मुझे ट्रिगर कर रही है, मुझे रोना आ रहा है। तो इस चीज़ को मुझे इग्नोर नहीं करना और तुरंत मुझे मदद मांगनी है, किसी से बात करनी है। हम हमेशा पहले कोशिश करते हैं अपने दोस्त से बात करें, अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, फिर भी चीज़ें सॉल्व नहीं होती तो प्रोफेशनल हेल्प लो, है ना। किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलिए या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए और वहाँ आपको सही मदद मिलेगी। कुछ लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार, तू तो स्ट्रांग है, तेरे में ऐसे कैसे हो सकता है, तू सुसाइड का है, इसका कैसे सोच सकता है, डिप्रेशन तेरे में आ ही नहीं सकता। ऐसे भी होता है कुछ लोगों में। होता है, तो वही है, हम
मानने में वो चीज़ हम बहुत देर लगा देते हैं कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है या हमारे माइंड में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हम बहुत उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा कि आपके माइंड में तो प्रॉब्लम है ना, है ना। जैसे हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होती है अगर, तो सांस फूलने लगती है, आप नहीं चल पाओगे, आपको जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। उसी तरीके से जब आपके माइंड में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप 2 दिन 3 दिन इग्नोर करोगे, पर चौथे दिन काम में मन नहीं लग रहा, नहीं हो रहा फोकस, बॉस रोज़ डांट रहा है कि हम आपको जॉब से निकाल देंगे, तब आपको या घर वाले बोल रहे हैं कि कुछ अलग लग रहे हो तुम, गुस्सा कर रहे हो, हर बात पे चिड़चिड़े हो रहे हो, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरी माइंड को मदद चाहिए, अब मुझे मदद लेनी चाहिए, उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आजकल छोटी छोटी बातों में लोग बोल देते हैं कि यार मुझे एंजाइटी हो रही है काफ़ी इस काम को लेके, या जैसे किसी जॉब में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लगता है कि एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी क्या होती है एक्चुअली? तो एंजाइटी एक नॉर्मल फिनोमेना है ना। जैसे जब भी हमारा माइंड हमारे किसी थ्रेट को परसीव करता है कि कोई डेंजरस सिचुएशन है, कुछ अनसर्टेन सिचुएशन है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, है ना। एक सिंपल सा उदाहरण कि हमारे सामने शेर आ गया, तो हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट होता है बॉडी में, जिसको हम फ्रीज फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, है ना। कि आप एक मिनट के लिए तो आप स्टन एकदम से ऐसे चौंक जाते हो, उसके बाद आप भागने लगते हो या आप कोई सोल्यूशन सोचने लगते हो, तो वो जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में उस समय जनरेट होता है वो एंग्जाइटी है। तो एंग्जाइटी ऐसे सिचुएशंस में एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, जो हमें प्रिपेयर करता है उस डर की सिचुएशन या उस खतरनाक सिचुएशन से लड़ने में, हमें प्रिपेयर करता है, हेल्प करता है। और ये शॉर्ट टर्म एंग्जाइटी होती है, उस सिचुएशन में हुई, हमने तुरंत रिस्पॉन्स किया और वो कुछ मिनटों में ठीक हो जाती है। एंग्जाइटी प्रॉब्लमैटिक कब होती है या उसको हम पैथोलॉजिकल कब बोलते हैं कि ये एंग्जाइटी नॉर्मल एंग्जाइटी नहीं है, वो तब होती है जब आपको ऐसा महसूस होना, है ना, कि आपकी दिल की धड़कन तेज़ है, आपको पसीना आ रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो आपको कंटिन्यूअसली होने लगे, है ना। कि पूरे दिन ही आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपके सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई डरावनी चीज़ नहीं है, फिर भी आप ऐसा फील कर रहे हो, आप ऐसे रिलैक्स्ड बैठ ही नहीं पा रहे हो। इसको हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी बोलते हैं, और ये रोज़ हो रहा है, कुछ महीनों से हो रहा है, इसको हम जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। उसी तरीके से कई बार लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि एकदम से आपको बहुत तेज़ एंग्जाइटी हुई, वो इतनी तेज़ होती है ऐसा लगता है कि मेरी अभी जान निकल जाएगी, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, इस तरीके से लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो बिना किसी बात के आपको पैनिक अटैक आना, या कोई स्ट्रेस चल रहा है, उस स्ट्रेस के बारे में आप सोच भी रहे हो तो आपको पैनिक अटैक आना, और ये पैनिक अटैक आपको दिन में कभी भी आ सकते हैं, आपको दिन में कितनी भी बार आ सकते हैं। तो जब ये एंग्जाइटी पैनिक अटैक के फॉर्म्स में आपको आ रही है, आपका काम अफेक्ट होने लगता है, आपकी डेली लाइफ अफेक्ट होने लगती है। कई बार आप सोने जा रहे हो, आपको बेड पे लेटते ही पैनिक अटैक आ रहा है, तो आपकी नींद भी अफेक्ट होती है। तो जब ये एंग्जाइटी आपका डे टू डे लाइफ अफेक्ट कर रहा है, आपकी नींद, आपका एपेटाइट अफेक्ट कर रहा है, फिर हम उसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं, उसको एक डिसऑर्डर बोलते हैं, और इसमें आपको ट्रीटमेंट फिर लेना पड़ता है। कई चीज़ें ऐसी होती है, छोटी छोटी चीज़ें जिनको लेके अपन टेंशन ले लेते हैं, तो टेंशन और एंजाइटी सेम हो सकती है उस टाइम पे, कुछ टेंशन की वजह से एंजाइटी हो रही है अपने को? हाँ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एंग्जाइटी हर किसी को होती है, एंग्जाइटी नॉर्मल भी है ना। जैसे जब कुछ स्ट्रेस आया हमें, तो हम एकदम से एंग्शियस फील करते हैं, जिसमें यही लक्षण होते हैं ना, आपका हार्ट बीट फास्ट होती है, थोड़ी आप सांस तेज़ी से लेने लगते हो, पसीना आने लगता है, कभी कभी हाथ पैर कांपने लगते हैं, पेट में कुछ अजीब सा लगता है, ठंडा सा लगता है, महसूस होता है। तो हाँ, स्ट्रेस आने पे ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है उस स्ट्रेस को फेस करने के लिए, है ना। एग्ज़ाम से पहले भी कई बार ऐसा होता है, गला सूखने लगता है, पर फिर ठीक है, वो हम खुद को समझाते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो स्ट्रेस आने पे थोड़ी देर के लिए वो होना, जो आपको उस स्ट्रेस से डील करने में हेल्प कर रहा है, वो वाली टेंशन, उतनी एंग्जाइटी ठीक है, नॉर्मल है ना। इनफैक्ट वो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। पर हाँ, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है, इतना हो रहा है कि वो आपको परफॉर्मेंस में हेल्प नहीं, आपकी परफॉर्मेंस को डिटोरिएट कर रहा है, आप परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हो, है ना, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। पैनिक अटैक का आपने बताया, पैनिक अटैक के ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये सिम्टम तो पैनिक अटैक के ही है? सो पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक एक
एंजाइटी का फॉर्म है ना। तो पैनिक अटैक को इजीली हम ऐसे समझते हैं कि एक लहर की तरह आता है। सो ये शुरू होता है, धीमे 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 बढ़ता जाता है, एक अपनी पीक पे आता है जैसे एक लहर आती है, और फिर धीमे धीमे कम होते होते शांत हो जाता है ना। तो जब ये पैनिक अटैक आता है तब हमें ये सब लक्षण महसूस होते हैं, घबराहट होना, दिल की धड़कन तेज़ होना, सांस लेने में दिक्कत होना, पसीना आने लगना, गला सूखना, ये हमें, और चेस्ट पेन, जकड़न महसूस होना, दर्द होना, ऐसा लगना कि कुछ बहुत मेरी जान निकल जाएगी, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसको हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, ऐसा किताबों में लिखा जाता है। तो ये पैनिक अटैक है, बट यूजुअली ये 5 मिनट से 10-20 मिनट तक चलता है और ये ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसा कभी आपके साथ हो रहा है तो ये एक पैनिक अटैक है, जो कभी कभी स्ट्रेस की सिचुएशंस में आ सकता है ना। कभी आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आ गया, कुछ डर लग गया आपको किसी चीज़ से, कभी कभी वैसे भी आ सकता है। तो ऐसे में आप थोड़ी देर रिलैक्सेशन, मतलब डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करो, कुछ कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स है वो प्रैक्टिस करो, तो ये अपने आप धीमे धीमे शांत होके ठीक हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो पैनिक अटैक के सिम्टम्स को हार्ट अटैक के सिम्टम्स समझ लेते हैं, तो दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें? ये बहुत कॉमन सवाल है और ये बहुत लोग ऐसा फील करते हैं। तो हमारे पास ऐसे, मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा कोई। तो पैनिक अटैक और हार्ट अटैक शुरुआत में ऐसे सिम्टम्स थोड़े थोड़े कॉमन लगते हैं, पर वो बहुत अलग हैं एक दूसरे से, है ना। तो दोनों में ही हमें ऐसा लगता है कि चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जो हार्ट अटैक का दर्द होता है वो यूजुअली आपके लेफ्ट आर्म में भी रेडिएट होगा, आपके जॉ में रेडिएट होगा, आपके शोल्डर्स तक जाएगा, इस प्रकार का दर्द होता है। और जैसे कि मैंने बताया, पैनिक अटैक एक लहर की तरह आके शांत होके ठीक हो जाता है, बट हार्ट अटैक वाला पेन बढ़ता जाता है ना। पैनिक अटैक आप थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करोगे, गहरी सांस लोगे या पानी भी पी लोगे तो वो अपने आप ठीक होता है, बट हार्ट अटैक ऐसे ठीक नहीं होगा। हार्ट अटैक में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हार्ट अटैक एक जानलेवा चीज़ है, इसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत चाहिए, पर पैनिक अटैक जानलेवा नहीं है ना। पैनिक अटैक अपने टाइम से कुछ मिनटों में अपने आप शांत होकर ठीक हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद। इसीलिए जब पहली बार किसी को ऐसे लक्षण महसूस होते हैं जिसमें उसका ये दिल की धड़कन, चेस्ट पेन, तो हम भी उनका एक ईसीजी ज़रूर करवाते हैं, जस्ट टू रूल आउट कि ये हार्ट अटैक के लक्षण तो नहीं थे, क्योंकि शुरुआत में वो सेम लग सकता है ना। तो अगर आपको ऐसा लक्षण महसूस हो रहा हो तो एक ईसीजी हम करवाते हैं सिर्फ रूल आउट करने के लिए। वो नॉर्मल आता है तो आपको निश्चिंत हो जाना है कि हमारा हार्ट बिल्कुल ठीक है। फिर से कभी ये लक्षण आ रहे हैं तो ये एंजाइटी या पैनिक अटैक की वजह से है, जिससे घबराने की बात नहीं है, उससे डील करने के तरीके हम आपको बता सकते हैं। एक वर्ड काफ़ी यूज़ किया जाता है, सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी में क्या होता है? तो सोशल एंजाइटी में जो सोशल सिचुएशंस है, मतलब जहाँ पे आप लोगों से घिरे हुए होते हो, है ना, जैसे किसी के सामने स्पीच देना या कोई इंटरव्यू देना या सोशल इवेंट्स, कोई पार्टी में जा रहे हो, ऐसे सिचुएशंस में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। एंजाइटी के वो लक्षण आते हैं ना, घबराहट होती है, आपको पसीना आने लगना, वही जो एंजाइटी के साइंस हमने डिस्कस किए। आपको ऐसे डर लगता है कि ये लोग मुझे जज कर रहे हैं, है ना, मैं जैसे बिहेव कर रहा हूँ ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या ऐसे अंदर से डर लगता है मैं कुछ गलत कर दूंगा। उनको ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना अच्छा नहीं लगता और इंटरव्यूज़ में वो लोग घबरा जाते हैं। तो सोशल एंजाइटी एक डिसऑर्डर भी हो सकता है। उसको हम डिसऑर्डर तब बोलते हैं जब ये एंजाइटी आप पे हावी होने लगती है। तो अवॉइडेंस बिहेवियर इतना बढ़ जाता है कि आप इंटरव्यूज़ में अपेयर ही नहीं कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या पार्टीज़ में जा ही नहीं रहे हो, तो आपकी सोशल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ सब अफेक्ट होने लगती है, हैम्पर होती हैं सारी चीज़ें। और उन सिचुएशंस में भी अगर आप आ गए तो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। जो शाइनेस होती है, ये हाँ सोशल एंजाइटी का एक पार्ट है या अलग है ये? हाँ, तो शाइनेस एक इंसान का पर्सनालिटी का ट्रेट है ना। कुछ लोग शाय होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट लोग हैं, जिन्हें में थोड़ा अपने में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको भी थोड़ा सबके साथ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करना, घुलना मिलना उतना पसंद नहीं है। उन्हें थोड़ा टाइम लगता है ओपन अप होने में, पर धीमे धीमे जब वो ओपन अप होते हैं तब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये उनका पैटर्न है शाइनेस। तो शाइनेस कोई बीमारी नहीं है,
है ना। शाइनेस आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, उससे आपकी ज़िंदगी में आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, ये सब अफेक्ट नहीं होती हैं। सो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। साइकेट्री के बहुत वर्ड सुनते हैं हम, लेकिन एक वर्ड आता है स्किज़ोफ्रेनिया। हम्म ये क्या होता है? तो स्किज़ोफ्रेनिया को हिंदी में बोला जाता है मनोविच्छिन्नता। मनोविच्छिन्नता। जी। हम्म, तो ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है। हम्म, इसमें जो इंसान होता है उसे जो लक्षण होते हैं उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और एक नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। तो मैं बताती हूँ ये होते क्या है। तो यूजुअली नॉर्मली जो हम फील करते हैं उससे एक्स्ट्रा अगर आप कुछ महसूस कर रहे हो हम्म, उसको हम पॉजिटिव सिम्टम बोलते हैं, है ना। मतलब नॉर्मल में जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा पर कुछ ऐड ऑन हो रहा है, प्लस हो रहा है, वो हो गए पॉजिटिव सिम्टम। तो इसमें क्या आता है, हेलुसिनेशन, है ना। हेलुसिनेशन में आपकी जो भी इंद्रियां हैं उनमें से किसी में भी आपको सेंसेशन होना जो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि आवाज़ें आना, लोग बोल रहे हैं पर वो लोग सामने कोई है नहीं, कोई बात कर नहीं रहा है, लेकिन मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि कोई मुझसे बात कर रहा है ना। या दिखाई देना, मुझे कोई दिख रहा है पर वो एक्चुअल में है नहीं। तो ये हो गई विजुअल हेलुसिनेशन। सुनाई देना हो गया ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कुछ लोगों को महसूस होता है कि कीड़े चल रहे हैं पर वो कीड़ा है नहीं, इसको हम बोलते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन। इसी तरह से स्मेल का भी हो सकता है हेलुसिनेशन, जिसको ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो हेलुसिनेशन एक पॉजिटिव सिम्टम है। एक दूसरा पॉजिटिव सिम्टम होता है जिसे हम भ्रम बोलते हैं, जिसको डिल्यूजन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इंसान को कुछ ऐसे ये झूठे मतलब फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ, ऐसा वो सोचने लगते हैं कि ये चीज़ सच में है पर वो होती नहीं है। जैसे मुझे ऐसा लगना कि मेरे आस पड़ोस में जो भी लोग हैं वो मुझे मारना चाहते हैं, वो सब मेरे अगेंस्ट हैं, वो प्लान कर रहे हैं मुझे नुकसान पहुंचाने का, पर ऐसा है नहीं। सो इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये एक भ्रम है। बट जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया है उसे ये एकदम रियल लगता है, उसको लगता है कि ये चीज़ सच में हो रही है। आप उसको एविडेंस प्रूफ दोगे कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो कहेंगे नहीं ऐसा हो रहा है, वो लोग तो कैमरा लगा के मुझे देख रहे हैं, वो लोग मेरी सब एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहे हैं। तो ये हो गए पॉजिटिव सिम्टम्स। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया में कुछ कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। तो नेगेटिव क्या होते हैं, जो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए उसका एब्सेंस हो जाना, वो ना होना, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव सिम्टम। जैसे हम सब सोशल होते हैं, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ए सोशैलिटी, ए मतलब एब्सेंट, सो वो सोशल होना बंद कर देता है, विड्रॉ हो जाता है सोसाइटी से, है ना। ऐसे ही ए वायोलेशन एक सिम्टम है कि आपका कुछ काम इनिशिएट करने का मन ही ना होना, है ना। जिन कामों में आपको पहले मज़ा आता था अब नहीं आता, इसको हम बोलते हैं एनहेडोनिया, है ना। एनहेडोनिया एनहेडोनिया, मतलब? तो ये एक नेगेटिव सिम्टम है। तो वही इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। तो ये सब गुल मिल के ये जो सिम्टम्स हैं ये सब स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव सिम्टम्स की हमने बात की जिसमें भ्रम होते हैं, आवाज़ें आती हैं, कई बार ये आवाज़ें बहुत डिस्ट्रेसिंग होती हैं। कोई आपको बोल रहा है हम तुझे मार देंगे, या कई बार कमांडिंग भी होती है, ऐसा कर बोलते हैं। तो उससे बहुत बार पेशेंट का फिर मूड चेंज होने लगता है ना। या तो वो डर जाता है बहुत, या फिर कई बार वो गुस्से में आ जाता है, वायलेंट हो सकता है। कई बार उसको हम एक्टिंग ऑन बोलते हैं, जो आवाज़ें बोलती है वो कर देता है ना। सो इनको हम बोलते हैं मूड सिम्टम्स या अफेक्टिव सिम्टम्स। तो ये सब मिलजुल के स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं। आपकी नींद भी डिस्टर्ब होने लगती है, ये आवाज़ें इतना आती हैं कि आपको रात में नींद भी नहीं आती हैं, सुबह आप जल्दी उठ जाते हो और आप अपनी दुनिया में कैद हो जाते हो। इन आवाज़ें और इन भ्रमों के साथ ही आप कैद हो जाते हो, आपका रियलिटी से बिल्कुल कनेक्शन छूट जाता है। और जब ये स्किज़ोफ्रेनिया अगर आप टाइमली पहचानो नहीं और मैनेज ना करो तो बहुत बार इंसान अपना सेल्फ केयर भी भूल जाता है, नहाना धोना, बाल काटना, नेल्स काटना। तो एकदम पूरी इंसान की जानवर जैसी हालत हो जाती है, वो नहाना धोना बंद कर देता है। ऐसा क्यों? मैंने आपको बोला ना, क्योंकि उनका रियलिटी कि अभी दिन हो रहा है, रात हो रहा है, मेरा परिवार है, मैं काम पे जाता हूँ, उस रियलिटी से टच ही चला जाता है। क्योंकि वो पूरा आवाज़ें आ रही हैं, उस भ्रम हो रहे हैं कि कोई तो कैमरे लगा के मुझे देख रहा है, अच्छा। वो अपनी ही उस दुनिया में कैद हो जाते हैं। सो उस वजह से सेल्फ केयर चली जाती है, ऑक्यूपेशन में तो कुछ होता ही नहीं है, पर्सनल लाइफ।
तो ये एक गंभीर स्टेज हो जाती है फिर स्किज़ोफ्रेनिया की। जो ड्रीम्स होते हैं वो भी इसका पार्ट हो सकते हैं कहीं ना कहीं। मतलब ड्रीम्स में आपको कई बार वैसा कंटेंट आ सकता है जो आपके हेलुसिनेशंस में होता है, हम्म। बट हाँ, ड्रीम्स अलग से कोई सिम्टम नहीं है एज सच स्किज़ोफ्रेनिया का। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि स्किज़ोफ्रेनिया एक कंटिन्यूअस इलनेस है ना, जैसे डिप्रेशन एंजाइटी एपिसोड्स में आती है, स्किज़ोफ्रेनिया लगातार रहता है, ये बढ़ता कम हो सकता है। तो इसीलिए इसमें अगर हम दवाइयाँ लेना इसमें ज़रूरी होता है, दवाइयाँ कंटिन्यूअसली लें तो ये ठीक रहता है। कुछ लाइफस्टाइल में सुधार भी किया जा सकता है दवाइयों के अलावा, जिसकी वजह से ये ठीक हो सकता है? देखो स्किज़ोफ्रेनिया तो जो इसका जो कॉज होता है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है हमारे ब्रेन में, इसमें भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बट न्यूरोट्रांसमीटर का डिसबैलेंस होता है। तो मेन आपका इसमें मेडिसिन्स प्राइमरी ट्रीटमेंट मोडालिटी है, मेडिसिन्स आपको लेनी पड़ती है जो इस न्यूरोट्रांसमीटर के डिसबैलेंस को नॉर्मलाइज करती है, जिससे आपके ये हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स सेटल डाउन होते हैं। फिर आप रियल वर्ल्ड में वापस आते हो, अब आप सोच सकते हो लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। तो जब वो सिवियरिटी इतनी कम हो जाए कि डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस में थोड़ा कंट्रोल आने लगे, फिर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे एक्सरसाइज करना, सेल्फ केयर पे ध्यान देना, थोड़ा अपने काम पे वापस जाने की कोशिश करना, वो चीज़ें फिर मदद करती हैं। सोसाइटी में एक स्टिग्मा बना रहता है कि जो साइकोसिस पेशेंट होते हैं वो डेंजरस होते हैं, ये मिथ या रियलिटी है? बिल्कुल, ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन है कि साइकोटिक जो पेशेंट है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट वही साइकोसिस है, उनको लोग सोचते हैं कि ये डेंजरस है, क्योंकि हाँ, जैसे मैंने कहा कि उनके डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस की वजह से बहुत बार वो वायलेंट हो जाते हैं। पर सच बात ये है कि वो कोई डेंजरस नहीं है ना, ये उनके लक्षण हैं। कई बार वो खुद ही बहुत डरे हुए होते हैं, उन्हें आपसे बहुत डर लगता है, इसलिए वो अपने डिफेंस में वैसा वायलेंट बिहेव कर देते हैं या चिल्ला देते हैं। तो वो उनकी बीमारी है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उनकी मदद करेंगे, उनको सही ट्रीटमेंट देंगे, तो वो हमारे जैसे वापस नॉर्मल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो हमें डरना नहीं है, हमें समझना है कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो एक गंभीर बीमारी से गुजर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है अकेले डर है, तो एक दो लोग मिलके उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं, हॉस्पिटल में लेके जाएं, वहाँ पे उनका इलाज करवाएं, तो कुछ ही समय में धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से साइकोसिस ट्रिगर होता है? बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने बात की कि साइकोसिस के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें से स्ट्रेस एक सिग्निफिकेंट कॉज है। तो जैसे स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक इलनेस है, बट जब भी लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है तो हो सकता है कि सिम्टम्स बढ़ जाएं, है ना। तो स्ट्रेस सिर्फ साइकोसिस ही नहीं, किसी भी मेंटल इलनेस में स्ट्रेस एक ट्रिगरिंग फैक्टर या जिसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट, उसको बढ़ाने की क्षमता रखता है। तो स्ट्रेस हमेशा एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है किसी भी मेंटल इलनेस के लिए, इंक्लूडिंग साइकोसिस। स्किज़ोफ्रेनिया, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल। क्या क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही पुरानी बीमारी है। अगर हम आंकड़े देखें तो दुनिया में 1% ऑफ द पॉपुलेशन को स्किज़ोफ्रेनिया है। तो आप सोच लीजिए कि ये मतलब कितना। 1% पॉपुलेशन को? यस, इतने लोगों को, इतने लोग स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित हैं। बट आज साइंस के एडवांसमेंट के साथ स्किज़ोफ्रेनिया बहुत मैनेजेबल है। बहुत बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, जैसे वैन गॉग सुना है आपने, एक बहुत फेमस पेंटर है, उनके नाम पे इतने म्यूजियम्स बने हैं, उन्हें भी स्किज़ोफ्रेनिया था। ऐसी जॉन नैश नाम के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, जिनके ऊपर एक मूवी बनी है अ ब्यूटीफुल माइंड, स्किज़ोफ्रेनिया पे। वो मैथमेटिशियन थे, उनके मैथमेटिक्स के बहुत सारे इन्वेंशंस आज भी सब पढ़ते हैं, उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया था। तो स्किज़ोफ्रेनिया मैनेजेबल है। हमारे पास बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो आपके पेशेंट को क्या सूट करेगा, उसके सिम्टम्स, उसके प्रोफाइल के हिसाब से हम डिसाइड करके देते हैं। उसके अलावा अगर, क्योंकि लंबे समय बीमारी चलती है तो रोज़ दवाई लेना है, कई बार वो मुश्किल होता है, तो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स भी हैं, जिसमें 1 महीने में 1 इंजेक्शन या 15 दिन में 1 इंजेक्शन लगता है, और पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है, मैनेजेबल, अपने काम भी करने लगता है, अपनी सेल्फ केयर भी रिज्यूम करने लगता है, उनकी शादी भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, नॉर्मल लाइफ रिज्यूम करते हैं वो, है ना। उसके अलावा और भी आजकल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, जैसे हमने मूवीज़ में भी देखा है ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, जिसे शॉक थेरेपी बोलते हैं। तो लोग इससे डरते हैं बहुत पर ये बिल्कुल डरावनी चीज़ नहीं है, रादर आप मानोगे नहीं,
ईसीटी एक गर्भवती महिला के लिए भी सेफ है। तो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसमें हमारा ट्रीटमेंट चॉइस हम दवाइयाँ ना दे के हम ईसीटी प्रेफर करेंगे, क्योंकि दवाइयों के बच्चे पर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ईसीटी का नहीं होता है ना। तो ईसीटी बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, सब डॉक्टर्स की प्रेजेंस में होता है और रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आते हैं उसके, काफ़ी लंबे समय तक अच्छा इफ़ेक्ट रहता है ईसीटी का। तो हाँ, साइंस ने बहुत एडवांसमेंट कर ली है और एडवांसमेंट चल रही है और स्किज़ोफ्रेनिया बिल्कुल मैनेजेबल है। कुछ नुकसान भी है ईसीटी के? छोटे मोटे नुकसान जैसे मेडिसिन से भी कई बार होता है, जैसे कई बार आपको थोड़ा हेडेक हो सकता है ना, और कई बार थोड़ा सा मेमोरी में प्रॉब्लम आ सकता है शॉर्ट टर्म, है ना, बट वो ठीक हो जाता है क्योंकि एनेस्थीसिया देके दिया जाता है अभी ईसीटी, इसको हम मॉडिफाइड ईसीटी बोलते हैं, जिसमें एनेस्थीसिया होता है। तो इंसान को वो प्रोसीजर याद नहीं रहता है क्योंकि वो सो रहा होता है जब ईसीटी देते हैं। तो एनेस्थीसिया के जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पर ये बहुत ही मामूली हैं, कुछ ही घंटों में 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, पर जो हम इफ़ेक्ट देखते हैं वो बहुत ही बढ़िया होता है। जो हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, बहुत अच्छा सिम्टम्स में रेमिशन आता है ईसीटी के साथ। जो मूवीज में देखते हैं उसमें तो काफ़ी डरा के दिखाया जाता है इन चीज़ों को। वो सब पुराने ज़माने में होता था, जिसमें पेशेंट को शॉक लग रहा है, वो पूरा हिल रहा है ना, और हड्डियाँ सब हिल रही हैं। अभी वो नहीं होता है। अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट को ले जाया जाता है, बेहोशी दी जाती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया में ना पेशेंट को याद रहता है मेरे साथ क्या हुआ, जैसे हर सर्जिकल प्रोसीजर में आपको थोड़ी याद होता है क्या काटा गया है, क्या हुआ है, और ना पेन होता है, पेनलेस है क्योंकि एनेस्थीसिया दिया गया है ना। आपकी वाइटल्स मतलब आपकी हार्ट बीट, आपकी रेस्पिरेटरी रेट, सब कुछ मॉनिटर होता है, मॉनिटर्ड वे में आपको दवाई दी जाती है, और बिल्कुल भी वैसे शॉक नहीं लगाया जाता है ना। हम सिर्फ एक आपके आर्म में वो सीजर आ रहा है या नहीं वो देखते हैं, बाकी पूरी बॉडी एनेस्थीसिया की वजह से नॉर्मली रहती है, जैसे हम सोते हैं बिल्कुल वैसे होता है। नींद नहीं आना कब सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है? तो नींद ना आना ये बहुत सारे मेंटल इलनेसेस, या तो मैं तो कहूँगी 99% ऑफ मेंटल इलनेसेस में ये एक लक्षण होता है, नींद में प्रॉब्लम होना। और बहुत सारी मेंटल इलनेसेस में सबसे पहला लक्षण हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि नींद नहीं आ रही है। यहाँ तक कि जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो इसी प्रॉब्लम से आते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, उन्हें लगता है उनकी प्रॉब्लम नींद है, बट जब हम बात करते हैं हमें पता चलता है कि वो तो सेकेंडरी सिम्टम है, प्राइमरी प्रॉब्लम कुछ और है ना। तो नींद बहुत सारी मेंटल कंडीशंस में अफेक्ट होती है। तो अगर आपको नींद आने में बहुत देर लग रही है, आप लेटे हो, बहुत घंटे निकल रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, या नहीं भी चल रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, या बीच बीच में नींद बहुत ज़्यादा खुल रही है आपकी, आप या सुबह बहुत जल्दी आप उठ जा रहे हो, तो टोटल आपका ड्यूरेशन नींद का बहुत कम है, या फिर आप सो के उठ रहे हो बट आपको फ्रेश ही नहीं लग रहा है, आपको टायर्ड लग रहा है, तो जब आप ये सब प्रॉब्लम्स देख रहे हो, इसका मतलब प्रॉब्लम है नींद में, वो नींद नॉर्मल नहीं है ना। अब ये प्राइमरी नींद की प्रॉब्लम है या किसी और मेंटल कंडीशन की वजह से हो रहा है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। ओवर थिंकिंग और इंसोम्निया होता है जो नींद नहीं आना, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है? बिल्कुल, क्या? बिल्कुल है। ओवर थिंकिंग और इंसोम्निया दोनों कनेक्टेड है। कैसे? तो अगर जैसे ओवर थिंकिंग हमें कब होती है, हमें किसी बात का स्ट्रेस है ना, कोई चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है, हम उसको सोच रहे हैं, उस वजह से आपका दिमाग रिलैक्स ही नहीं हो पाएगा। नींद तब आती है जब आपका दिमाग एकदम रिलैक्स स्टेट में जा रहा है और आप सो रहे हो। ओवर थिंकिंग में आपका दिमाग काम कर रहा है, सोच रहा है, तो आप नहीं सो पाओगे, है ना। तो ओवर थिंकिंग है तो इंसोम्निया है ना। अब कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, उनकी ओवर थिंकिंग होती ही इंसोम्निया है कि मुझे नींद नहीं आती, तो जैसी शाम होती है उन्हें लगता है यार रात आ रही है, नींद नहीं आएगी। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जो बोलते हैं हमें रात से डर लगता है क्योंकि हमें पता है मैं लेटूंगा और मुझे नींद नहीं आएगी। तो उनकी ओवर थिंकिंग होती ये है कि नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। तो इंसोम्निया से ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग से इंसोम्निया हो रहा है। ये इंसोम्निया से ओवर थिंकिंग वाला कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है। हाँ, ये काफ़ी कॉमन है। फिर ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, तो ये सही है? कुछ समय तक हमें स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ सकता है ना, जब क्योंकि अब नींद में प्रॉब्लम है। तो लाइक मैंने बोला कि कई बार इट इज़ ड्यू टू सेकेंडरी, इट इज़ अ सेकेंडरी सिम्टम, है ना, आपको कोई और
प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम आपको नींद अपनी सेट करने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ेगी। वो ज़रूरी है क्योंकि हमारे दिमाग में जो केमिकल्स हैं उनका डिसबैलेंस होता है, तो उसको बैलेंस में लाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी। पर हाँ, जैसे जैसे आपका रूटीन बनता जा रहा है, आपकी नींद ठीक हो रही है, फिर हम धीरे धीरे उस दवाइयों को कम करते करते बंद करते हैं, फिर आपका नॉर्मल बिना दवाइयों के भी काम चल जाता है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जो एक बार दवाई स्टार्ट कर देता है उनकी बंद नहीं होती। साइकेट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है लोगों के दिमाग में। हाँ, कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दवाइयों के ऊपर। तो देखो, अगर आप डॉक्टर की एडवाइस ठीक से फॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम यूजुअली आती नहीं है, है ना। आपको जितनी दिमाग को रिक्वायरमेंट है आप उतनी दवाई लोगे, उतने पैटर्न में लोगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, उनको बढ़िया नींद आने लगती है, फिर वो डॉक्टर से पूछते नहीं और बंद कर देते हैं दवाइयाँ। उन्हें लगता है मैं ठीक हो गया हूँ, पर सच बात यह कि आप ठीक नहीं हुए हो। अभी आपके सिम्टम्स कंट्रोल में आए हैं, आपके दिमाग को थोड़ा टाइम लगेगा अभी और अपने नॉर्मल लेवल पे आने में, है ना। तो हमें एक प्रोसेस होती है टेपरिंग की, कि धीरे धीरे दवाइयाँ कम करो फिर बंद करो। साइंटिफिकली मैं आपको समझाऊं तो ऐसा होता है कि जब हम नींद की दवाई ले रहे हैं तो वो एक रिसेप्टर पे काम करती है ना। तो जब हम वो दवाई, वो केमिकल प्रेजेंट होता है तो वो रिसेप्टर का डाउन रेगुलेशन हो जाता है, मतलब रिसेप्टर नीचे चले जाते हैं कि बहुत सारा अभी केमिकल मुझे मिल रहा है ना। अब आप एकदम से अगर दवाई लेना बंद कर दोगे तो दिमाग को लगता है अरे वो केमिकल कहाँ गया, तो वो रिसेप्टर्स खूब सारे अपरेगुलेट हो जाते हैं, दिमाग का एकदम एक्टिवेशन बढ़ जाता है, तो डिसबैलेंस हो जाता है एक। इसीलिए हमें ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी डोज कम करते हैं कि अभी थोड़ा कम केमिकल है, फिर थोड़ा कम केमिकल है, तो वो रिसेप्टर्स, हमारे दिमाग के रिसेप्टर्स अपना बैलेंस बना लेते हैं उतने टाइम में, तो आपको दिक्कत नहीं होती। आप दवाई बंद करते हो फिर भी आप सो पाते हो, वो डिपेंडेंस नहीं आता कि दवाई ही चाहिए तभी नींद आएगी। ऐसे कहा जाता है कि जो मेंटल बीमारियां जितनी भी होती है, डिसऑर्डर, ये सब आइसबर्ग फिनोमेना की तरह है। हाँ बिल्कुल। अब देखो, सिंपल सी बात है, जैसे हड्डी टूटती है, दिख रहा है कि हाथ टेढ़ा है, हड्डी बाहर निकली हुई है, दिख रहा है ना आपको कि हड्डी टूटी है ना। या कोई चोट लगी है, खून बह रहा है, दिख रहा है। मेंटल इलनेस में क्या करें, मेरे माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, अभी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, सेल्फ हार्म के थॉट्स चल रहे हैं, वो आपको दिखेंगे नहीं दिख पा रहे हैं। तो मेंटल इलनेस इज इनविजिबल है, इसीलिए हाँ, मेरे बिहेवियर में तो रिफ्लेक्ट होगा ही, मैं कितनी भी कोशिश करूं पर वो हंसी नहीं आएगी जो नॉर्मली रहती है। तो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग आपको दिख रहा है, पर मेरे अंदर दिमाग के जो इतनी सारी चीज़ें चल रही है वो आपको नहीं दिख रहा है। हर मेंटल इलनेस में यही होता है, दैट मोस्ट ऑफ देयर पार्ट्स आर इनविजिबल। नेचुरल स्लीप लेने के लिए कौन सी हैबिट सबसे अच्छी होती है? तो नेचुरल स्लीप के लिए हमें स्लीप हाइजीन फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक रूटीन होना चाहिए, है ना। आपका सोने का टाइम, आपका उठने का टाइम फिक्स आप रखने की कोशिश करो कि अब 7-8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। आमतौर पे 6 घंटे भी कुछ लोगों के लिए चल जाता है। तो 10 बजे सो रहे हो, सुबह 6-7 बजे उठ रहे हो, फिक्स रखो उसे, है ना। हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे होता है, ठीक है, बट मोस्टली फिक्स रखो, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसे हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं, है ना। तो वो क्लॉक सेट हो जाती है, हमारे सारे हॉर्मोन्स, हमारे सारे केमिकल्स उस हिसाब से सेट होते हैं। तो आप अगर अपना सोने और उठने का टाइम चेंज कर रहे हो, वो सब गड़बड़ा जाता है, फिर नींद डिस्टर्ब होती है ना। तो पहले तो फिक्स करने की कोशिश करना है। सेकेंडली, कैफ़ीन, जो भी स्टिमुलेंट्स हैं जैसे कॉफ़ी, कैफ़ीन इनटेक, वो दिमाग को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो ये स्टिमुलेंट्स अवॉइड करने हैं हमें अपने नींद के टाइम से कम 6 घंटे पहले। तो अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो शाम को 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद आप कॉफ़ी मत पीजिए, स्टिमुलेंट ना लीजिए, है ना। अल्कोहल और नशे वाली चीज़ें भी डिस्टर्ब करते हैं स्लीप को, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। फिर नंबर 3, स्क्रीन टाइम। ये आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो सोने से पहले लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ये तो दुश्मन है नींद का। तो क्या होता है, जो स्क्रीन की ब्लू लाइट है सीधा हमारी आँख के अंदर से जाके मेलाटोनिन, एक पिगमेंट है जिससे नींद आती है, उसको तोड़ देता है। सो बेसिकली स्क्रीन देख देख के आप अपनी नींद को खुद तोड़ रहे हो, और दिमाग भी एक्टिव रहता है पूरा टाइम रील्स देख देख के। तो जब आप बेड पे लेट रहे हो, बेड पे लेट के फ़ोन नहीं चलाना, फ़ोन को थोड़ा दूर रखना है ना। तो स्क्रीन टाइम जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप वो हमें कैंसिल करना है।
और थोड़ी अच्छी हैबिट्स ये है कि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हम करें अपने दिन में, 30 मिनट 1 घंटा, तो शरीर थोड़ा थकता है, उससे नींद अच्छी आती है। एनवायरनमेंट आपका पीसफुल हो, थोड़ा ठंडा टेम्परेचर हो, शोर ना हो, ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ आप अपने रूम में, तो अच्छी नींद आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है, तो ये गुस्सा किस प्रॉब्लम का साइन हो सकता है? गुस्सा बिल्कुल एक साइन ही है ना। हम्म। तो अगर वो उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, नॉर्मली कुछ लोग गुस्सा कम होता है उनका टॉलरेंस और टेम्परामेंट ही वैसा रहता है, बट कुछ लोग वैसे नहीं होते और आप देख रहे हो कि अभी वो जल्दी गुस्सा हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, तो उनके अंदर मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से उनका इमोशनल डिसरेगुलेशन हो रहा है। मतलब वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हैं और चिड़चिड़े हो रहे हैं और गुस्से के रूप में निकल रहा है ना। तो उनके गुस्से को कोसने की बजाय उस गुस्से के पीछे के कारण को जानने की कोशिश करें, है ना। अब वो अंदर कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है उन्हें परेशान कर रही है, वो किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, उनसे बैठ के बात करें तो पता चलेगा कि क्यों हो रहा है। बर्नआउट क्या होता है? तो बर्नआउट आजकल बहुत कॉमन वर्ड है जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। WHO ने भी बर्नआउट के बारे में बात की है। आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा सब लोग फील करते हैं, बोलते हैं हमें बर्नआउट हो रहा है। सो बर्नआउट एक टर्म है, ये कोई बीमारी नहीं है, पर ये एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं जब हम लंबे समय तक बहुत स्ट्रेस्ड रह रहे हैं, हमें अलग महसूस हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है हम इमोशनली बहुत बर्डनड हैं, बहुत ओवरलोडेड हैं, हमें बिल्कुल रिलैक्स होने का मौका नहीं मिल रहा है, या हम सो रहे हैं फिर भी हमें एनर्जी नहीं आ रही है, हमें फ़्रेश फील नहीं हो रहा है, हम ब्रेक्स ले रहे हैं फिर भी हमें फ़्रेश फील नहीं हो रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं कि ये बर्नआउट है, कि रिलैक्सेशन पे भी कुछ चेंज नहीं लग रहा है, एनर्जी नहीं लग रही है, इमोशनली भी एकदम थका थका हुआ फील हो रहा है, बॉडी भी एकदम थकी हुई फील हो रही है, दिमाग ही नहीं चल रहा है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को हम बर्नआउट बोलते हैं। और ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे एक तो जॉब्स अगर आपकी ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे डॉक्टर्स का ही आप देख लीजिए, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैंडल करनी है और आपको ब्रेक्स नहीं मिल पा रहे हैं, आप लगातार यही करते जा रहे हो। या फिर हाउसवाइफ्स में भी मिल सकता है, उनका रूटीन ही चेंज नहीं हो रहा है, तो लंबे समय तक अगर कोई क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहा है तो उनमें बर्नआउट हो सकता है। एक टर्म काफ़ी सुनते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक मतलब ये भी एक मेंटल कंडीशन है, एक मेंटल इलनेस है, जिसमें इंसान का जो व्यवहार करने का तरीका है या उसका सोचने का तरीका है या इमोशंस वो किस तरीके से फील करते हैं, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है ना। ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिवली इफ़ेक्ट करने लगती है उस इंसान की लाइफ को। तो बहुत सारे टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें लोगों का बिहेव करने का तरीका, सोचने का तरीका बहुत रिजिड और फ्लेक्सिबल नहीं होता, बहुत ही रिजिड हो जाता है। तो उस वजह से फिर प्रॉब्लम आने लगती है उन्हें, उनके रिलेशनशिप्स में, उनके प्रोफेशनल लाइफ में, और इसकी वजह से उनकी खुद की भी मेंटल हेल्थ, आसपास वाले लोगों को तो फ़र्क होता है, उनकी खुद की भी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होने लगती है ना। उनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब भी हो सकता है। और स्प्लिट पर्सनैलिटी किनको होती है? स्प्लिट पर्सनालिटी, ये मतलब हम टर्म यूज़ करते हैं कॉमनली, बट ये एज सच पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है। मतलब दिस इज़ नॉट ये टाइप नहीं है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, ये अलग से टर्म है ये अलग से टर्म है। ये एक्चुअली जिसमें एक इंसान 2 या 3 लोगों की तरह बिहेव करने लगता है। इसमें ऐसा होता है कि पहले मैं हूँ, उसके बाद मैं कोई और इंसान बन जाती हूँ, उसके बाद मैं कोई और इंसान बन जाती हूँ। तो ये इस बीमारी को हम बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें आपकी आइडेंटिटीज़ बदल जाती हैं। तो इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो क्या है, ज़िंदगी भर तक का है ना। वो लंबे समय तक पर्सनालिटी का ही प्रॉब्लम है, तो वो आपके लेट चाइल्डहुड, अर्ली एडल्टहुड, मतलब 16-18 ईयर्स से ही आपको उसके लक्षण दिखने चालू हो जाते हैं और वो कंटिन्यू रहते हैं, है ना। बट जो ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये शॉर्ट टर्म होता है,
है ना। ये ऐसे लंबे समय तक नहीं रहता है, ये एकदम से आपकी कोई पर्सनैलिटी होगी, फिर उसके बाद आपकी कोई और पर्सनैलिटी होगी। तो ये खुद को पता रहता है या फिर वो जानबूझ के बनाते हैं? नहीं, इसमें पता नहीं रहता है। अच्छा, खुद को पता नहीं स्प्लिट रहता है। पर्सन, हाँ, कि जब आपकी कोई पर्सनालिटी चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के, फिर तो वो नाटक ही हो गया ना, वो डिसऑर्डर नहीं हुआ, है ना। वो मैलिंगरिंग कहते हैं उसको, अगर अच्छा। कोई जानबूझ के कुछ कर रहा है ना। स्प्लिट पर्सनालिटी में जब उसकी पर्सनालिटी चेंज होती है, उसमें उस समय उसको नहीं पता होता है कि मेरी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। हाँ, बाद में जब वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर उसको याद करवाया जाए तो उसको याद आता है कि मैं वैसा बन गया था शायद, पर वो उसके कंट्रोल में नहीं होता है एग्जैक्टली। और एक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? हाँ जी, तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का टाइप है ना, जो ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है। और इसमें कुछ कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि इनमें इमोशनल डिसरेगुलेशन रहता है ना, कि ये किसी भी, या तो बहुत ज़्यादा कभी खुश रहेंगे, या एकदम से गुस्सा हो जाएंगे, या एकदम से बहुत निराश हो जाएंगे किसी से। तो इनके इमोशंस में ये बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो इनके रिलेशनशिप्स में बड़ी इंस्टेबिलिटी रहती है। एक और लक्षण होता है इन लोगों में जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ अबैंडनमेंट, अकेले छूट जाने का डर इन लोगों में होता है ना। तो या तो इनको जब ऐसे डर लगता है कि अभी ये इंसान मुझे छोड़ जाएगा, तो बहुत क्लिंजी बिहेवियर हो जाता है इनका, है ना। या तो ऐसा करते हैं, या इनको अगर डर लगता है तो वो पहले ही छोड़ देते हैं, उन्हें कि मुझे कोई ना छोड़ दे, मैं पहले छोड़ देता हूँ उसको। तो ये फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है ना। अंदर से क्रॉनिकली एम्प्टी सा फील होता है उन्हें, कि कुछ खोखला खोखला सा है ना। तो ये सब लक्षण इनमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक ये भी मिलता है आइडियलाइजेशन और डीवैल्यूएशन। इनमें क्या तो होता है? आइडियलाइजेशन मतलब कि कुछ, या तो वो कभी किसी इंसान को सोचते हैं कि ये भगवान है मेरा, बहुत ही पूजा पाठ ऐसे, मतलब पूजा तो नहीं, बट उसको बहुत वैल्यू करते हैं, और दूसरे ही क्षण उसको एकदम डी वैल्यू, कि ये तो किसी काम का इंसान नहीं है। तो दो एक्सट्रीम पोल्स अपार्ट आप सोचते हो किसी के बारे में। सेम पर्सन के लिए? सेम पर्सन के लिए भी हाँ हो सकता है, आइडियलाइजेशन और डीवैल्यूएशन। तो इसीलिए जो सामने वाला इंसान है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है ना। कभी तो मैं इतना अच्छा लगता हूँ, कभी मैं बिल्कुल बेकार। तो इसलिए बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में रिलेशनशिप इश्यूज बहुत होते हैं। इनमें इम्पल्सिविटी भी होती है। इम्पल्सिविटी मतलब एकदम से कुछ कर देना बिना सोचे समझे, तो फटाफट ब्रेकअप भी कर लेंगे एक ही क्षण में, ज़्यादा बिना उस चीज़ को थॉट दिए हुए। सो ये सब लक्षण हमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में मिलते हैं। बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, जिनको हम माइक्रो साइकोटिक एपिसोड्स भी बोलते हैं। इतने खतरनाक इमोशनल डिसरेगुलेशन और मूड स्विंग्स होगा कि चिल्लाएंगे, चीज़ें तोड़ देंगे, फेंक देंगे, कई बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, कई बार वो सेल्फ हार्म कर लेते हैं इसकी वजह से। हेजिटेशन कट्स, खुद को हार्म कर लेते हैं, सेल्फ हार्म की टेंडेंसी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब लक्षण है, और इसीलिए क्योंकि सेल्फ हार्म टेंडेंसी है और इतना इमोशनल डिसरेगुलेशन है, इसलिए इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों में एक्सट्रीम परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम होती है, वो उनको हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए। तो ये भी क्या मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम हो सकता है? परफेक्शनिज्म मेंटल इलनेस का एक लक्षण हो सकता है। कई बार परफेक्शनिज्म हमारी पर्सनालिटी का भी एक ट्रेट है ना। तो हमेशा परफेक्शनिज्म एक बीमारी नहीं है ना। कुछ लोगों की वो आदत होती है कि मुझे काम ठीक से करना है। अब परफेक्शनिज्म प्रॉब्लम कब है? वो प्रॉब्लम तब है जब उस इंसान को कभी सेटिस्फैक्शन ही ना हो, कि काम पूरा कर लिया फिर भी अपने आप को कुछ एप्रिसिएशन ही नहीं देना कि काम हो गया, कोई खुशी ही ना होना क्योंकि कुछ छोटी मोटी कमी रह गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें एकदम परफेक्ट करना है, तो वो काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको हमेशा कोई कमी दिखती है। तो काम स्टार्ट ही ना कर पाना, और या स्टार्ट कर दिया तो उसको इतना बार रिवाइज करते हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो पाता कभी काम। तो वो परफेक्शनिज्म भी प्रॉब्लम है ना, सेटिस्फैक्शन ना होना। फिर कुछ लोग उस परफेक्शनिज्म के लूप में फंसे रह जाते हैं, बहुत रिजिड हो जाते हैं कि मुझे ये काम इसी तरीके से चाहिए। तो उस वजह से जो उनके आसपास वाले लोग हैं वो भी फिर अफेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि वो उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर ये परफेक्शनिज्म माल अडेप्टिव है। हमने जो भी बर्नआउट की बात की, तो जो लोग इतना परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं कि हमें हर काम परफेक्शन के साथ
की तरह ही करना है, तो फिर वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, दे एंड अप गेटिंग वेरी स्ट्रेस्ड, क्योंकि वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे अपने किसी काम से, या उनके कोई काम ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। परफेक्शनिज्म ओसीडी का भी एक सिम्टम हो सकता है अच्छा। ना। तो जब भी परफेक्शनिज्म ओसीडी वाले इंसान को रिपीटेटिवली ऐसे विचार आते हैं कि मुझे ये काम इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है, और तो आपको वो कंपल्शन करना पड़ता है कि वो काम आप उसी तरीके से करो, तभी आपको शांति मिलेगी, नहीं तो आपको एंग्जाइटी होती है। तो ये परफेक्शनिज्म फिर आपके ओसीडी का एक लक्षण है, तो वो एक प्रॉब्लम है फिर। अभी आपने ओसीडी का नाम लिया, ओसीडी क्या होता है? तो ओसीडी भी एक मेंटल इलनेस है जिसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, है ना। तो ऑब्सेसिव क्या होता है, मतलब ऑब्सेशन से आया है ये टर्म। तो ऑब्सेशन मतलब बार बार आपको विचार आते हैं, रिपीटेडली इंट्रूसिव होते हैं वो विचार, है ना, आपको फोर्स करते हैं कि ये चीज़ आपको इस तरीके से करना है या ये करना है। तो बार बार वो विचार होते हैं, और वो विचार आपको पता है कि ये सही नहीं है, फिर भी आप उनको रोक नहीं पाते, है ना। जैसे सबसे कॉमन हम देखते हैं गंदगी का विचार, मुझे बार बार विचार आएगा कि गंदा है गंदा है गंदा है, और मुझे अंदर से फिर घबराहट एंग्जाइटी होने लगती है उस विचार से। तो जब तक मैं उसको साफ नहीं कर दूंगी तब तक मेरी एंग्जाइटी कम नहीं होगी। तो यही ओसीडी है, वो बार बार रिपीटेड इंट्रूसिव थॉट्स आना जो एंग्जाइटी प्रोवोकिंग होते हैं। उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए कंपल्सिव डिसऑर्डर, यू आर कंपेल्ड टू डू सम एक्शन, अ कंपल्शन। कई बार वो मेंटल एक्ट हो सकता है, कई बार वो फिजिकल एक्ट हो सकता है। तो वो कंपल्शन आप करते हो तभी आपकी मन को शांति मिलती है, और वो ऑब्सेशन शांत होता है, और ये पूरा दिन चलता रहता है आपका। और ये ऑब्सेशंस और कंपल्शंस आपके दिन का इतना टाइम ले लेते हैं, जैसे 1 घंटे से ज़्यादा, ऐसा किताबों में लिखा गया है कि अगर आपका वो दिन का 1 घंटे से ज़्यादा ले रहे हैं मतलब प्रॉब्लम है, कि आप फिर काम नहीं कर पाते, आपकी सोशल प्रोफेशनल लाइफ सब अफेक्ट होती है, देन इट इज़ अ डिसऑर्डर। तो ये हैबिट है या फिर सीरियस इलनेस है ये सीरियस इलनेस है। तो मैंने जैसे कहा कि अगर ये रिपीटेड थॉट्स और कंपल्शंस करना, अगर ये आपके दिन का इतना टाइम ले रहे हैं, है ना। जैसे मुझे जॉब पे जाना है बट मैं लगी हूँ सफाई करने में, या कुछ लोग घंटे लगा देते हैं हाथ धोने में या नहाने में, है ना, क्योंकि उन्हें सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता कि मेरा शरीर साफ हो गया। अब उनकी जॉब का टाइम जा रहा है पर वो जा ही नहीं पा रहे हैं छोड़ के। तो अब ये एक हैबिट नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। इसमें भी कुछ अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं क्या? हाँ, ओसीडी में भी? ओसीडी में अलग अलग टाइप का प्रेजेंटेशन होता है ना। जैसे सबसे कॉमन जो ऑब्सेशन होता है वो होता है इसी का ही, डाउट, आपको डाउट आना कि मैंने दरवाज़ा बंद किया या नहीं। तो कंपल्शन क्या हो गया, जाके मैं बार बार चेक करूँगी कुंडी लगी है या नहीं, है ना, या गैस स्टोव बंद किया या नहीं, मैं बार बार चेक करूँगी। सबसे कॉमन कंपल्शन होता है वॉशिंग का, है ना, कि मेरे को थॉट आया कि गंदगी है तो मुझे हैंड वॉश करना है, या मैं नहाऊंगी बार बार। तो चेकिंग, डाउट्स फॉलोड बाय चेकिंग, ये कॉम्बिनेशन में दिखता है। कंटैमिनेशन का थॉट फॉलोड बाय वॉशिंग, ये एक हमें कॉम्बिनेशन बहुत कॉमनली मिलता है। इसके अलावा कई लोगों को सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, उससे उससे भी रिलेटेड कोई ना कोई कंपल्शन होता है। जैसे कई लोग मास्टरबेट करते हैं उसके बाद, ये ओसीडी का एक सिम्टम हो सकता है। कुछ लोगों को रिलीजियस थॉट्स आते हैं, है ना, भगवान के बारे में। तो उनका कंपल्शन ऐसा होता है कि मुझे 10 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा, 3 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नंबर्स भी गिनते हैं वो लोग, ये भी फिक्स हो जाता है। तो ये भी ओसीडी का एक लक्षण हो सकता है। कुछ लोगों में एक आदत होती है कई सारी चीज़ें इकट्ठी करने की, ये ऐसा क्यों होता है? तो कुछ लोगों की ये आदत ही हो सकती है, बाकी कुछ लोगों में एक डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो होर्डिंग डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, सो इसको ओसीडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ही क्लासिफाई किया गया है बुक्स में। तो इसमें ऐसा होता है कि जिन चीज़ों की वैल्यू भी नहीं होती है, प्राइसलेस चीज़ें, है ना, कचरा या फिर रद्दी, बुक्स, इनवैल्यूएबल चीज़ों को भी लोग कलेक्ट करते हैं। उन्हें उनसे उन चीज़ों को फेंका ही नहीं जाता है ना। उनको एंग्जाइटी होने लगती है अगर वो चीज़ें उन्होंने हटा दी, है ना, तो वो कलेक्ट करते रहते हैं। और तो ये थोड़ा सा वही है, ऑब्सेशन हो गया कि मुझे नहीं फेंकना नहीं फेंकना, और एक कंपल्सिव बिहेवियर हो गया कि सब कुछ कलेक्ट करके रखना है। अब ये चीज़ डेंजरस भी हो सकती है ना, आपकी हाइजीन को अफेक्ट करती है। आप इतना सब कलेक्ट करके रखोगे, स्पेस ही नहीं रहेगी। कई बार अगर आप रद्दी कलेक्ट कर रहे हो, फायर या ऐसे कोई
प्रॉब्लम भी हो सकती है. सो दिस इज़ डेंजरस फॉर योर हेल्थ. और कई बार आप इन सब चीज़ों में बहुत टाइम अपना लगा देते हो, तो फिर ये डिसऑर्डर बन जाता है जब ये आपकी लाइफ को इस तरीके से अफेक्ट करने लगे. तो ये तब हैबिट नहीं, फिर ये होर्डिंग डिसऑर्डर है जिसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट लेना पड़ता है फिर. अभी जैसे मेरे में ऐसे है कि मेरे पास 11th क्लास से लेके अब तक की सारी बुक्स जमा कर रखी है मैंने. ऐसे लगता है कभी पढ़ूंगा. तो ये इलनेस है या फिर ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है. अब हम्म, उनको आपने एक जगह पे रखा होगा, हम्म, वो जगह उससे ऐसा नहीं हो रहा होगा कि आपके जो बेसिक बाकी सब काम है उसमें अफेक्ट हो रहा नहीं. है ना, या आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है किसी भी तरीके से उन बुक्स के रखे होने से. नहीं, ऐसा तो नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, तो वो कोई डिसऑर्डर नहीं है. है ना. डिसऑर्डर तब होता है जब आपकी लाइफ अफेक्ट होने लगे, आपकी बेसिक लाइफ, आपकी सोशल पर्सनल लाइफ सब अफेक्ट होने लगे, तब वो डिसऑर्डर है. कुछ लोग ओसीडी के थॉट्स को इग्नोर कर देते हैं, तो सही है या गलत है इग्नोर करना? इग्नोर करना सही तो नहीं है ना. आप जितनी भी कोशिश करो, किसी ना किसी दिन तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो थॉट्स आते रहेंगे आपको, है ना, और अफेक्ट करने लगेंगे आपकी लाइफ को. तो आप उनको कितना भी दबा के रखो, पर क्योंकि थॉट्स हैं, उनके बाद फिर कंपल्शन करना पड़ता है, तो वो साइकिल तो रिपीट होता रहेगा, और फिर आपकी ज़िंदगी पे प्रभाव आने लगेगा, फिर आप उसे दबा नहीं पाओगे. तो अच्छा है कि पहले ही उसको रिकग्नाइज करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ लो कुछ. इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर आपको पब्लिक को कुछ एडवाइस देना हो तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी? यही एडवाइस रहेगी कि खुल के बात कीजिए. मेंटल इलनेस बिल्कुल ट्रीट हो सकती है, मैनेज हो सकती है, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके बारे में बात कीजिए, मदद लीजिए. आप एक बार मदद लेके देखोगे, आपको पता चलेगा कि लाइफ किस तरीके से चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड, हमारी बॉडी कनेक्टेड है. माइंड पीसफुल नहीं होता, सही जगह पे नहीं होता, तो कुछ काम नहीं हो पाते. तो उस माइंड के पीस को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, उसे इग्नोर नहीं करना. तो उसके लिए काम कीजिए, उसकी हेल्थ का ध्यान दीजिए. और मैं कहूँगी, जैसे हम ब्लड टेस्ट रूटीनली करवाते हैं ना, मेंटल हेल्थ चेकअप क्यों रूटीनली नहीं होता है? क्यों मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग हमारे रूटीन में नहीं है? मुझे लगता है वो भी एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए. आपका माइंड जो ड्राइव कर रहा है आपकी पूरी बॉडी को, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो. सो मेरा मैसेज यही है कि मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है. आजकल लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत फास्ट है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो उसमें जो स्ट्रेस ले रहा है सब कुछ, उसको आप पूछ भी नहीं रहे हो कैसे हो. तो पूछना स्टार्ट करते हैं, खुल के स्टार्ट करते हैं, बिना शर्माए हुए स्टार्ट करते हैं. थैंक यू मैम, आपसे हमारे इतना वैल्यूबल टाइम दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू.